हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम आपका आने वाला है, मेंस का भी आने वाला है और सीजीएल 25 जून जुलाई में होने वाला है और कल से टारगेट स्टडी भी आने वाली है। तो सेल्फ़ हेल्प हैबिट्स की आज हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स जिन्होंने मेरी बहुत सहायता की और आपकी भी बहुत सहायता होगी अगर आप इनको अपनी रूटीन में इनकलकेट करते हैं। वो हैबिट्स जो आपका एकेडमिक्स तो बूस्ट करेंगे ही, साथ ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगी। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्ज़ाम में कर रहे हो, फेलियर्स फेस करना बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। लेकिन एक रिपीटर होने के नाते हम अक्सर जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं और हमें दुख होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो इतनी अच्छे से पढ़ाई की। तो इन सब चीज़ों में कुछ हैबिट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपके एकेडमिक में भी आपको हेल्प करेंगी और उस नेगेटिविटी को फेस करने भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो आज हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपकी ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप सभी को पता है कि मेरा प्लान भी जो था वो एजुकेशन बैकग्राउंड ही था, यानी कि मुझे प्रोफेसर या लेक्चरर की तरफ ही जाना था अगर मैं सीजीएल में नहीं हो पाती हूँ तो उसके लिए मैंने सीटेट भी क्लियर किया, एचटेट भी क्लियर किया, नेट मैंने कॉमर्स में 3 टाइम्स क्लियर कर रखा है और एजुकेशन में भी मैंने नेट किया, यानी कि मैंने एजुकेशन में भी मास्टर्स और बैचलर कर रखी है और कॉमर्स में भी कर रखी है। तो मैंने अपना साथ के साथ हर स्टेप उस डायरेक्शन में भी बढ़ाया कि कल को अगर मैं इसमें फ़ेल हो जाती हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी डेस्टिनी भी काम करती है। एसएससी सीजीएल मेरा टारगेट था और साथ में मैंने सीपीओ सीएचएसएल फाइनल स्टेज तक मैं गई, उससे पहले सीजीएल का रिज़ल्ट आ गया तो मेरा सीजीएल में हो गया था। तो मैंने उस डायरेक्शन में भी काम किया। 2024 एक लौता ऐसा साल है जहां मैं एकेडमिकली कुछ नहीं कर रही हूँ सिवाय रिसर्च के, जो कि मेरा बचा हुआ है अभी कंप्लीट करना। सिर्फ उतना काम चल रहा है और मैं कोई डिग्री, कोई पढ़ाई में इनरोल्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ जॉब पर जाती हूँ, आप सबके लिए टारगेट बनाती हूँ, रिसर्च का काम करती हूँ और अपनी कुछ बेसिक पढ़ाई है दूसरे एग्ज़ाम्स की जिनको मैं मैनेज कर रही हूँ। तो आपको ये मैनेजमेंट, फेलियर्स को फेस करना, सोसाइटी का प्रेशर देखना, पीयर प्रेशर देखना, पीयर प्रेशर कि ये अरे मेरे साथ वाले यहाँ जॉब में लग गए हैं, वो तो इतना कमा रहे हैं। आपके रिलेटिव्स भी पूछने लग जाते हैं अरे इतना टाइम हो गया उन्हें तो तैयारी करते हुए, अभी तक हुआ क्यों नहीं। और फेलियर्स देखिए आपको खुद को फेस करना पड़ता है, अपने आप को समझाना और फिर से पढ़ाई में लगना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और मैनेजमेंट करके चलना कि मुझे ये भी पढ़ना है, प्लान बी पे भी काम करना है, अपना कॉलेज भी देखना है। तो इन सब चीज़ों में कैसे आपकी सहायता हो सकती है, कौन सी कुछ हैबिट हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अल्टीमेटली आप ही खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है रूटीन। मेरा रूटीन जो है हमेशा से ही मॉर्निंग पर्सन का रहा है। 5:30 to 6 AM विंटर्स में उठ जाना और 5 से 5:30 समर्स में उठ जाना, ये मेरा फिक्स रहता है। 10:30 से 11 बजे के बीच में सो जाना, इससे ज़्यादा लेट मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए जो है डे आवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मुझे नेचुरल लाइट में पढ़ने की आदत है। मैं हमेशा प्रायोरिटी रखती हूँ कि रूम में नेचुरल लाइट आए, तो मैं उस हिसाब से स्टडी करती हूँ। कॉलेज क्लासेस भी दिन में होती हैं, आप कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्किल सीख रहे हैं वो भी दिन में है, एग्ज़ाम भी आपका दिन में होता है। तो एक नेचुरल साइकिल में मुझे कुछ अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमेशा से ही मेरा यही रूटीन रहा और इस रूटीन ने मेरी काफ़ी सहायता की। एज इन कि जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करती थी तो मैं हमेशा शिफ्ट के हिसाब से पेपर देती थी। जैसे सुबह 9 बजे शिफ्ट शुरू हो जाती है, फिर 11 बजे हो जाती है, फिर 2:30-3 बजे पेपर होता है, फिर 5 बजे। मैंने उस हिसाब से ही अपनी सारे मॉक पेपर्स और प्रिपरेशन की है और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। आपकी जो है एक नेचुरल साइकिल रहती है तो आपको चीज़ों को इनकलकेट करना ईजी हो जाता है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा। आपकी रूटीन की नॉर्मल साइकिल क्या है ये आप मुझे बता देना। दूसरी चीज़ आती है सोशल मीडिया। मैं कुछ मेजर प्लेटफॉर्म का ही नाम ले रही हूँ, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। तो देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो मैंने कभी चलाया ही नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इन प्लेटफॉर्म को। और व्हाट्सएप भी मैं यूज़ करती हूँ तो वो मैं रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखती हूँ, यानी कि मैं हमेशा डेटा यूजेस को बंद रखती हूँ। जब मेरा मन करता है दिन में 1 बार या 2 बार, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दिन में भूल भी जाती हूँ व्हाट्सएप ऑन करना, क्योंकि सुबह से शाम ऑफिस रहता है, बाद में आकर आपके रिप्लाईज़ देना है और टारगेट बनाना आप सबके लिए, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है और मैं भूल ही जाती हूँ और इतना कुछ इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है व्हाट्सएप पे। तो उस हिसाब से यूज़ करना।
और यूट्यूब को मैंने पढ़ाई के दौरान भी अगर कुछ वीडियोस देखी तो वो या तो स्टडी रिलेटेड रहे हैं, या फिर मास्टर शेफ़ हो गया, शार्क टैंक हो गया, या फिर स्पिरिचुअल और डिवोशनल पॉडकास्ट। ये मेरे फेवरेट पार्ट है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, पॉजिटिविटी भी लेकर आता है आपके अंदर, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है। तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन रहता था। मैंने इन्हीं चीज़ों को मोस्टली देखा है। और मास्टर शेफ़ भी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि जब भी मैं ब्रेक लेना होता था पढ़ाई से या कुछ भी, तो मैं मास्टर शेफ़, शार्क टैंक हो गया या कोई पॉडकास्ट सुन लेती थी। अब तो बहुत ही अजीब-अजीब पॉडकास्ट आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा क्रिंज कंटेंट और इन सब चीज़ों से बचकर रहना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कैसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। और जब मैं मॉक पेपर देती थी तो वाईफाई चल रहा है तो मेरा फ़ोन हमेशा फ़्लाइट मोड पे रहता था। अगर वाईफाई नहीं है और इंटरनेट यूज़ करना है मुझे, तो मैं या तो कॉल रिसीव ही नहीं करती थी, या फिर मैं अपने घर पे पहले ही बता देती थी कि मैं पेपर देने जा रही हूँ, 2.5 घंटे का 2 घंटे का पेपर है, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करना। और कॉल अगर गलती से आ जाता था तो मैं काट देती थी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपका पेपर चल रहा हो, और अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे पेपर को, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वो मॉक पेपर कभी आपको ट्रू पिक्चर नहीं दे सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई को और अपने कामों को प्रायोरिटी बनाएं। अगर आप ही अपनी चीज़ों को सेकेंडरी रखकर चलेंगे तो कोई और आपकी चीज़ों को प्रायोरिटी क्यों बनाएगा? अल्टीमेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो ना। अभी तक मैंने जो बातें आपको बताई हैं रूटीन और सोशल मीडिया की, आप एक चीज़ पे ध्यान देना कि सिर्फ आप ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। कोई थर्ड पर्सन आकर आपसे नहीं कहेगा अरे दिन में सो जाओ, रात में पढ़ना। कोई आपसे नहीं कहेगा अरे इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ। आप ही तो खुद रिस्पॉन्सिबल है ना। आपको पता है यूज़ करना है नहीं करना है, आपको पता है सुबह उठना है नहीं उठना है, आप ही डिसाइड करने वाले हो। समझ आ गया? तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है सिंपल लाइफस्टाइल। अब सिंपल लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाहर कहीं नहीं जाना। देखिए पढ़ाई भी करो, इन्जॉयमेंट भी करो। इसका मतलब है कि जो आपके इन्जॉयमेंट के सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें का आप कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पीयर प्रेशर में आके चीज़ों को कर रहे हो, वो होना चाहिए। मेरे लिए क्या था, ट्यूसडे मेरा फिक्स होता था कि मुझे मंदिर में जाना है, और शाम को मंदिर जाती तो ब्रेक मिल जाता था, थोड़ा रेजुविनेट हो जाती थी। और शाम को ही मेरा ऑलमोस्ट होता, पूरा दिन मैं पढ़ती रहती थी। शाम को 6 बजे हो गया, गोलगप्पे खाने चलो दोस्तों के साथ में, कभी मोमो स्प्रिंग रोल खा लो, कोई बाहर से खाना है तो कॉन्ट्री करके डोमिनोज़ मंगा लो, आइसक्रीम खा लो। और वंस इन अ वाइल कभी होता था कि नहीं बहुत ही बाहर जाके कुछ खाना है, घूमना फिरना है, तो थोड़ा कर लेती थी। अदरवाइज़ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एरिया में जाकर रिसर्च के काम से वहीं पर सारी थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती थी। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं, आप थोड़ा रिवाइव कर जाते हो। आपका अवेलेबल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कहाँ अवेलेबल हो रहे हो, किसके लिए अवेलेबल हो रहे हो, और वो अवेलेबल होने के लिए आपको किस कॉस्ट को अदा करना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप 1 घंटा बाहर जा रहे हैं और उस 1 घंटे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई का कोई काम करना था, तो देखिए आपके लिए कितना नुकसान वाली बात है ना। जो आपके सबसे प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जैसे मेरे सुबह से शाम तक पढ़ाई चलती थी नॉन स्टॉप, मैं बहुत सिंसियरली पढ़ाई करती थी, तो मेरे लिए वो प्रोडक्टिव आवर थे, वो मैं किसी भी कॉस्ट पे जो है मैं उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी। मेरा रूटीन फिक्स था कि मैं 5:30-6 बजे के बाद ही बाहर जाऊंगी, ताकि मेरे को ब्रेक मिले, फ्रेश हवा मिल जाए, थोड़ा सांस आ जाए, और फिर मैं अपने कामों में दोबारा से लग जाऊं। तो आपको वो डिसाइड करना है, अपनी प्रोडक्टिव आवर्स को आपको बर्बाद नहीं करना है। संगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त ही नकारा हैं, जिनके पास कोई एम्बिशन नहीं है, करियर की बातें ही नहीं करते हैं, फिर वो आपको कैसे जो है अपलिफ्ट करेंगे। और आप खुद से भी अगर कुछ कर रहे होंगे तो आपको ये लगेगा अरे यार छोड़ो ना, देखो ना मेरे दोस्त कितना एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फेल भी हो सकते हो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरक्की भी कर सकते हो अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी फेलियर्स रहे, और मैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी, स्कॉलरशिप होल्डर थी, तो मेरे लिए वो फेलियर जो थे काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते थे कि हाउ कैन आई, मैं कैसे फ़ेल हो सकती हूँ। एकेडमिकली मैं इतना अच्छी हूँ, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे है ना जहाँ आपका हार्ड वर्क ही नहीं, आपकी जो है लक भी बहुत मैटर करता है। और मैंने कभी अपने फेलियर जो है फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किए। मुझे ऐसे लगता था कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मेरे पास हमेशा मेरे महादेव रहे हैं, उन्हीं को मैंने सारी चीज़ें एक्सप्रेस की हैं। जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सारी मैंने उन्हीं को बांटी हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दूंगी टाइपिंग का। CHSL की टाइपिंग मेरी क्लियर थी, 35 WM रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे, सीजीएल में 27 रिक्वायर्ड होता है, मेरी 40+ की स्पीड थी। टाइपिंग जो थी मेरी काफ़ी अच्छी थी, कभी मुझसे कोई लाइन स्किप नहीं हुई। लेकिन देखो CGL वाले दिन मैंने 10 मिनट में टाइपिंग फिनिश की, और उसी दिन मेरी एक लाइन स्किप हो गई, और उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ।
आजू बाजू सब बैठते, किसी ने 2000 की डिप्रेशन की, किसी के 1999 थे, किसी के 1997 थे, किसी के 2001 थे, और मेरे थे 1970। यानी कि 3.5% तो फ्लैट मिस्टेक ही मैं कर चुकी हूँ, और 5% ही यूआर को अलाउड होती है। अब उस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं वहाँ रोई नहीं, पर मेरी आंखें भरी हुई थी और मैं बहुत परेशान थी। मुझे बस ये था कि मैं एक बार रूम में पहुँच जाऊँ और मैं महादेव से सारी बातें कह दूँगी। मैंने खुद को कंट्रोल किया, और जैसे ही मैं रूम में आई, मैं महादेव के सामने बैठी हूँ और मैं बहुत रोई हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की। मैं ऑलरेडी एक बार फ़ेल हो चुकी हूँ, 2 बार फ़ेल हो चुकी हूँ, और मैं फिर से उसी मुकाम पे आके खड़ी हो जाऊँगी जहाँ मुझसे सारे लेवल्स को फिर से मुझे पार करना होगा। मैं उनके सामने बैठी हूँ, मैंने सारी बातें उनको बताई, मैं रोई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ASO बनना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं हर रोज़ बोलती रही, हर रोज़ मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ASO बनना है। अब आप देखो कि कैसे क्या करना है, बस मुझे ASO बनना है। मैंने उनसे ये बात कही और मैं रोई। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपको नहीं पता है, जब तक आपके हाथ में जॉब नहीं आ जाती है, जब तक आप जाकर बैठ नहीं जाते हैं डिपार्टमेंट में, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, मेरा तो हमेशा का रूटीन रहा है, मेरे लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस मेरे वही हैं, महादेव ही हैं, कि सुबह मैं उठती हूँ, चाहे कोई भी काम हो मुझे, मैं सुबह उठूँगी। अब मुझे डेंगू हुआ था, तब भी मैं सुबह उठती थी, नहा धोकर सबसे पहले महादेव को जल दिया, फिर ही मैं जल लेती हूँ। उससे पहले मैं जल पीती ही नहीं हूँ। महादेव को जल देने के बाद में, अगर मेरा 5 बजे भी सुबह एग्ज़ाम है तो मैं 4:30 उठूँगी, नहा धोकर पहले पूजा पाठ करूँगी, महादेव को जल दूँगी, उसके बाद पेपर देने के लिए जाऊँगी। कई बार होता है कि आप स्किप कर देते हो, मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ। मैं महादेव को अपने साथ लेकर चली जाती हूँ जहाँ मुझे जाना होता है। अगर मैं घर जा रही हूँ तो उनको साथ लेकर जाऊँगी, कहीं और बाहर जाना है तो मैं उनको साथ लेकर जाऊँगी। आपके लिए भी आपका एक स्पिरिचुअल गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, बहुत हेल्प होती है। आप फेलियर्स का भी सामना करेंगे, आप रिपीटर्स हैं तो भी आप में एक अलग हिम्मत आएगी। आपका हार्ड वर्क तो आपके साथ रहेगा ही, लेकिन ये चीज़ें भी आपको गाइड करेंगी। और एक ट्रू गाइडेंस जो है ना, वो आपको आपके खुद के अलावा कोई नहीं दे सकता है। नोबडी कैन एवर गाइड यू बेटर देन यू योरसेल्फ, क्योंकि आपको आपकी गलतियाँ पता है, आपको पता है आप कहाँ कमज़ोर हैं, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप खुद को अच्छे से गाइड करें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से कनेक्टेड रहें। जैसे मैं महादेव से, हो सकता है श्री जी से, राधा जी से, कृष्ण भगवान से, साईं बाबा से, जिनको भी आप मानते हैं आप उनसे कनेक्टेड हो। और आप किनको मानते हैं मुझे ज़रूर बताना। उन सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। और ये मैं आपको कहूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी, आप मैनिफेस्टेशन करें, स्पिरिचुअल गाइडेंस रखें। और फिर लास्ट में आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन। आपको अपनी गलतियों का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता आपको कहाँ पहुँचाएगा। और जब आप किसी से कनेक्टेड होते हो तो आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता है, आपको रास्ता भी दिखता है, आपको ये भी पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और प्रिपरेशन के दौरान एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि टेस्ट भले ही ना दें, एक टेस्ट दे रहे हैं तो एनालिसिस करें, फिर दूसरे टेस्ट पे जाएं। उसके अलावा अगर आप बिना एनालिसिस के जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सही किया गलत किया उसको भी चेक करो, टाइम को चेक करो, एवरेज बच्चों को कितना लगा, टॉपर को कितना लगा, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट करो। आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, जैसे ही टारगेट पूरे हो जाए, रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, सोचो कि आपकी पोस्ट आपको मिल चुकी है। आपके घर वालों का रिएक्शन इमेजिन करो, खुशी के आंसू आ जाएंगे आपको। मैं हर रात पता है ये मैनिफेस्ट करती थी कि मेरे को ASO बनना है, मेरे को ASO बनना है। और मैं हमेशा हर रोज़ रोती थी खुशी के मारे कि हाँ मैं बन जाऊँगी, मेरी माताजी खुश होंगी, पिताजी खुश होंगे, सब ऐसे रिएक्ट करेंगे। और ये चीज़ें पता है आपको बहुत मोटिवेट करती है। रात को आप अच्छा सोचकर सोएंगे तो सुबह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी दिन बीच में थक जाएं, प्यारे दोस्त ब्रेक ले लेना, क्योंकि आप ही खुद को संभाल सकते हो। कोई थर्ड पार्टी कभी नहीं आएगी आपको गाइड करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है। कोई भी डाउट प्रॉब्लम फिर भी है तो मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अपना ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना। हर हर महादेव।